जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने अंतरंग को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। सबके साथ प्रॉब्लम यह रहती है, वो चाहता तो है कि मैं बहुत सुखी रहूं, लेकिन उसके मन में हमेशा सोच भविष्य या अतीत की ही बनी रहती है। सबसे अधिक समय सबका बीतता है फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। आप भले ही यहाँ बैठे हैं, अगले घंटे आपको क्या करना है यह अभी से आपके मन में आने लगता है। पहली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो फिनिश नहीं होती है। दूसरी मीटिंग में क्या सब्जेक्ट रखना है यह विचार उसी समय से पैदा होने लगता है। लंच कर रहे होते हो, लेकिन डिनर में क्या खाना है, कल क्या लेना है, वीकेंड में क्या ग्रहण करना है, कहाँ जाना है, वह सोच शायद सबकी होती रहती है। जो व्यक्ति फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता है तो अपने पास्ट में पहुंच जाता है, अतीत का ही चिंतन करते रहता है, वर्तमान में वह बहुत कम जीता है। 24 घंटे में से आप कितना समय वर्तमान में रहते हैं, बता सकते हो निश्चल? हाँ, 24 आवर्स इन ए डे कितना टाइम आप अपने प्रेजेंट में गुजारते हो? शायद उतना ही समय जितना समय पूजा धर्म ध्यान या इसमें रहते उतना ही समय। पूजा में भी आप, मंदिर में भी आप, उसमें भी कोई स्थिरता नहीं है। उसमें भी स्थिरता नहीं रहती है। कितना समय, वही हम जानना चाहते हैं। मंदिर में भी आप शरीर से मंदिर में रहते हो कि मन से भी मंदिर में रहते हो? बहुत कम, स्थिरता नहीं रहती। स्थिरता तो नहीं है। सपोज 1 घंटा आप मंदिर में बिताते हैं, तो उस 1 घंटे के टाइम पीरियड में आप मन से कितने टाइम पीरियड तक मंदिर में रहते हो? कुछ देर तो रहते हैं, ज्यादा। वही तो हम जानना चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन। हो सकता आप कहो कि नहीं महाराज जी, मन से हम 30 मिनट्स तक मंदिर में रहते हैं। भले ही आप पूजा कर रहे हो, लेकिन अगली पूजा कौन सी करना है, उस पूजा में भी यही भाव आ जाता होगा। हाँ? ऐसा होता है। भले ही आप दर्शन कर रहे हो, लेकिन मुझे इसके बाद अभिषेक करना है, धोती बदलना है, ये भाव आ जाता है। ऐसा होता है? कैसा होता है? ऐसा भी होता है, पर जब भगवान को देखते हैं या गुरु वर्तमान में कुछ क्षणों के लिए तो आ ही जाते वापस। ऐसा भी कितने क्षण हैं 24 घंटे के जो हमारे अपने होते हैं? जब हम फ्यूचर में अथवा पास्ट में रह रहे हैं तो क्या हम अपने में रहते हैं? जीवन का आनंद अतीत का है कि वर्तमान का है कि फ्यूचर का है? कौन सा है? वर्तमान का ही है महाराज।
हो सकता है आप प्रेजेंट में रह कर के फ्यूचर प्लानिंग करते हुए बहुत खुश हो जाओ, लेकिन जो फीलिंग जनरेट होती है, भले ही थॉट प्रोसेस में फ्यूचर चल रहा हो, फीलिंग प्रेजेंट की ही होती है। पास्ट में आपको कुछ मिला हो, वह दृश्य आपको याद आ गया हो, जिससे आप मिले हो, व्यक्ति याद आ गया हो, वह आपकी मेमोरी का विषय बन गया हो, स्मृति में आने पर भी जो फीलिंग पैदा होती है वो वर्तमान में ही होती है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। भावी कल्पना, वर्तमान अपना, भूत सपना। भावी कल्पना, जो फ्यूचर है वो कल्पना का विषय है। पास्ट वो एक सपने की भांति हमारे मन में झलकता रहता है। केवल वर्तमान ही है जो अपना होता है। तो या तो आप कल्पना में जीते हो या अपने सपने में जीते हो। वर्तमान में बहुत रेयरली कोई जीता होगा। और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाता है, उसकी बात ही कुछ और रहती है। उसे कभी टेंशन नहीं रह सकता। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, वो अनअफेक्टेड जैसा ही रहता है। ज्यादा चिंता उसे सताती ही नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जिन गड्ढों में पानी भर जाता है, वहां क्या पोजीशन होती है? जब आप रास्ते पे चलते हैं, कीचड़ आपको नजर आने लगती है। वो कीचड़ क्यों पैदा होती है? देखो अभी पानी की आवाज आ रही है ना। आपने महसूस की होगी रास्ते में कीचड़। कीचड़ कैसे पैदा होती है, बता सकते हो? हाँ? कीचड़ मिट्टी से पैदा होती है कि पानी से पैदा होती है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। सबने देखा होगा उस दृश्य को। क्यों सुरेश? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कीचड़ मिट्टी से पैदा होती है कि पानी से पैदा होती है? सबने अनुभूत भी किया होगा। क्योंकि कीचड़ जो बनती है मिट्टी और पानी के कॉम्बिनेशन से बनती है ना। दोनों से महाराज जी। दोनों से? हाँ जी। गर्मी में कीचड़ क्यों नहीं पैदा होती है? पानी नहीं आता महाराज जी। अच्छा, यदि पानी और मिट्टी के मिलने से ही कीचड़ पैदा होती है, तो जब पानी का बहाव तेज होता है तब कीचड़ क्यों नहीं पैदा होती है? उस समय भी पानी रहता है और मिट्टी रहती है। पानी को स्थिरता चाहिए। पानी स्थिर होकर रुके। अच्छा। थोड़ी देर मिट्टी में मिले। अच्छा, तो फिर कीचड़ पैदा होती है। तो कीचड़ जो पैदा हो रही है मिट्टी और पानी से नहीं हो रही है। कीचड़ जो पैदा हो रही है पानी की एक जगह रुकने से पैदा होती है। हाँ जी महाराज जी। ऐसे ही है ना। यदि वह पानी बहता चला जाए तो कीचड़ को भी बहा करके ले जाता है, और जो मिट्टी वाली रोड थी वह स्वच्छ निर्मल हो जाती है। हाँ जी महाराज जी। हाँ? जब भी कीचड़ पैदा होगी तो वह कहीं रुक जाएगा पानी। जब भी गंदगी पैदा होती है तो पानी के एक स्थान में रुकने से पैदा होती है। उन होल्स में, उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो वहाँ मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। हाँ, बैक्टीरिया, वो काई, वो गंदगी, वो ऑर्डर जो है, स्मेल जो है एकदम अलग ही प्रकार की आने लगती है। दुर्गंध अलग ही प्रकार की आने लगती है। अब देखना, जिस जल से सड़क की सफाई होती है वही जल जो है गंदगी पैदा करने लगा। जल जो होता है सबसे अच्छा मीडियम होता है स्वच्छता को पैदा करने का, होता है।
हाँ जी। लेकिन उस जल से गंदगी कैसे पैदा हो गई? वही पानी अगर बहेगा तो सफाई करेगा, रुक जाएगा हाँ। तो गंदगी पैदा करेगा। बात समझने की कोशिश करना, जल से गंदगी पैदा नहीं हो रही है, जल के रुकने से गंदगी पैदा होती है। सिर्फ पानी और मिट्टी के संयोग से गंदगी पैदा नहीं होती, कीचड़ पैदा नहीं होती है। वो मिट्टी जिस पानी को रोक लेती है वो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, और वह पानी बहता चला जाए तो वो निर्मलता का काम करता है, स्वच्छता का काम करता है। बस ऐसे ही हमारे साथ है, हमारे मन के साथ है। कुछ विचार हमारे मन में स्टक हो गए, रुक गए, अथवा हमने रोक लिया। कोई घटनाक्रम हमने अपने मन में गहरी बैठा ली, अब वो प्रदूषण पैदा करने लगी, पॉल्यूशन जनरेट करने लगी, मानसिक पॉल्यूशन, है ना। और वह विचार आया और बह करके निकल गया, वह निर्मलता पैदा करेगा, स्वच्छता पैदा करेगा। तो जब भी कुछ रुकता है वहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी अथवा टेंशन पैदा होता है, अथवा चिंता पैदा होती है। कोई घटना घटी और बह करके निकल गई, तो जो हमारे माइंड में फीड था वह भी और साफ हो गया, जो कचरा पहले का था वह भी साफ होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों की चिंता के कारण कौन कौन से है? वो घटना जो आपके जीवन में घट रही है, अथवा जिसे आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, वो है कि वो घटना आपके दिमाग में थम गई है, वो है? हाँ, क्या लगता है? पानी गिरने में नुकसान नहीं, बल्कि पानी गिरने में हमेशा फायदा रहता है। रेनिंग सीजनों में जब बारिश आती है तो बारिश बहुत उपयोगी होती है। यदि बारिश ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो पानी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पानी का रुकना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे ही घटनाएं हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं, उन घटनाओं को जब हम पकड़ लेते हैं वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इट्स नॉट न कैलेमिटी, हाउ वी रिएक्ट दैट मैटर्स। यदि हम उसे जाने दें, छोड़ दें, तो स्वच्छता का काम करेगी। हो रहा है कि नहीं? देखो, आप समझने की कोशिश करो, जो भी आपके जीवन में क्षण हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं आपके मन में, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आप दिन भर वही सोचते जा रहे हो। जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन वो पानी छोड़ करके चला गया और आपने उस पानी को स्टोर कर लिया। अपने माइंड में बहुत सारे होल्स क्रिएट करके रखे हैं लोगों ने। जैसे खेत में वो गड्ढों में पानी भर जाता है, रोड्स में भर जाता है, और जहाँ सीमेंटेड रोड होती है, प्लेन होती है, जहाँ कोई गड्ढा नहीं होता है, वहाँ पानी थमता नहीं, रुकता नहीं, बल्कि उस रोड को साफ करके आगे बढ़ जाता है। आपके दिमाग में कितने गड्ढे हैं, कितनी घटनाओं के गड्ढे हैं। रोज आप एक नया गड्ढा पैदा करते चले जाते हो। होता है कि नहीं? कंसेप्ट वेरी सिंपल है। यदि हम स्वच्छता चाहते हैं, फ्रेशनेस चाहते हैं, तो करना क्या होगा? हमें स्टोर करना होगा कि छोड़ना होगा? क्यों महाराज जी? हाँ, गड्ढे भर के गड्ढे भर करके रखना। गड्ढे अगर भर दिए जाए, हाँ, गड्ढे ना रहे, गड्ढे ना रहे तो सबसे आइडियल। लेकिन क्यों आप बना लेते हो अपने माइंड में उन गड्ढों को? क्यों वो छोटी छोटी घटनाएं आपके माइंड में गहरी फीड हो जाती है और निकलती नहीं है? क्यों ऐसा होता है? जीवन में बहना सीखें, जो रुक जाता है
वो कूटस्थ हो जाता है। जो रुक जाता है वहीं गंदगी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो पानी रुक गया, गंदगी पैदा होने लगी। मन में कोई बात रुक गई, अब वह अंदर ही अंदर एक कॉज बनने लगती है परेशानी का। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सिर्फ उस बहाव को लेकर के जीता है। विचार हमारे मन में आएंगे जाएंगे, क्योंकि मन का नेचर है सोचना। कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचे कि मैं मन में विचार ही नहीं पैदा करूंगा, इस प्रकार का कुछ मैं पुरुषार्थ करूंगा, ही इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हम मन को बांध करके नहीं रख सकते, हम लोगों को बांध करके नहीं रह सकते। आप अपने घर में अपने आप को कैद कर करके नहीं रख सकते। हाँ, आपको बाहर निकलना ही होगा, सोसाइटी में जाना होगा, ऑफिस में जाना होगा, लोग आपको मिलेंगे। कहाँ कहाँ तक आप अपने मन को एकदम बांध करके रख लोगे? नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं। ऐसे ही यदि आप सपोज बांध करके भी रख रहे हो, एक चार दीवारी में कैद भी कर लिया अपने आप को, लेकिन मेमोरी से तो आप दूर नहीं हो सकते। क्यों हो सकते? उस स्मृति से तो आप दूर नहीं हो सकते, पुरानी घटनाओं से तो आप वर्तमान में दूर नहीं हो सकते। जो विचार पैदा हो रहे हैं, होता क्या है सबके साथ, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं, नए नए लोग मिलते रहते हैं। जब नए लोग मिलते हैं, संवाद होता है, बातचीत होती है, कुछ तो भी ऐसा हो जाता है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। अब मन के अनुकूल नहीं हुआ, उसने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया, कुछ तो भी उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड हमारे अनुकूल नहीं रहा, तो हम उसे मन में क्यों कैद करके रखते? क्यों नहीं बहने देते, जाने देते? क्यों हम अतीत में ही जीते हैं? क्या प्रॉब्लम, रीजन क्या है? अटैचमेंट। राग का भाव कि द्वेष का भाव? दोनों हो सकते हैं महाराज जी। टेंशन राग से ज्यादा होता है, द्वेष से ज्यादा होता है? पर द्वेष जो है उसमें ज्यादा होता है। तो छोड़ो ना, क्यों पकड़ करके रखे हो? बहना सीखो, उस पानी के बहाव को देखो। बहता पानी ही निर्मल होता है ना, बहता पानी ही पीने के योग्य होता है। नदी का जल हमेशा पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है, प्यास बुझाता है। और वो पानी सरोवर का हो जाता है, तालाब का हो जाता है। पानी वही है। जिस गंगा जल को आप किसी एक पौंड में कैद कर लो, उसी गंगा जल में क्या हो जाएगा? काई लग जाएगी। और वही गंगा जल बहता रहे तो शब्द बुरे नहीं होते, तो गंगा जल निर्मल होता है, उसे दुनिया पवित्र मानती है। तो क्यों हम पकड़ करके रखे हैं? आइडियल सॉल्यूशन तो यही है, जो आ रहा है उसे आने दे, आने ही नहीं दे, जाने भी दे। आना जाना लगा है, बस आ रहा है, जाने दे। हम क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? विचार रुकते हैं कि हम रोकते हैं? चलो, हाँ, हम रोकते हैं। अच्छे से सोच करके बोलो, रोकते हैं कि रुकते हैं? हम ही रोकते हैं महाराज जी। रोकते हो? हाँ जी। वो घटनाएं आप अपने मन में रोक लेते हो कि रुक जाती हैं? थोड़ा एनालाइज करो, क्या है, कैसा है? यदि घटना से आगे बढ़ जाएंगे और छोड़ देंगे, हाँ, तब तो हम वो नहीं कर रहे, तब तो हम रोक रहे, ऐसा हो गया। तो अपन रोकते ज्यादा है कि रुकती घटनाएं ज्यादा है अपने मन में, माइंड में? क्योंकि रुक इसलिए रही है क्योंकि हम जाने नहीं दे। तो हम ही पकड़ करके रखे हैं ना।
वो तो स्वयं जमी नहीं है। तो यदि हम निष्फिक्र निश्चिंत रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, तो एक पुरुषार्थ यह होना चाहिए, उन घटनाओं को हम बहने दें, जाने दें, उस पानी की भांति, बहते हुए जल की भांति। जल जितना बहेगा उतना ही निर्मल होता चला जाएगा। वो गंगा जल जहां से निकलता है वही निर्मल नहीं होता है। यदि कथनचित कहीं रुक भी जाए और थोड़ी दूर आगे जो डैम का वाटर होता है उसी सोर्स से आता हुआ वह बहता आगे जा जाएगा तो वह और निर्मल हो जाता है। लेकिन जहां रुकता है वहीं काई आदि लगती है, वहीं जीव जंतु पैदा होते हैं, वहीं बैक्टीरियास पैदा होने लगते हैं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि हम छोड़ना सीखें, पकड़ना नहीं सीखें। होता क्या है, जिन बातों को पकड़ना चाहिए उन्हें आप छोड़ देते हो, जिन्हें छोड़ना चाहिए उन्हें पकड़ लेते हो, है ना। विचार हमेशा आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुराई भी आते हैं। 24 घंटा देखना, इवन आप जब सो रहे हैं तो भी हमारा माइंड जागते रहता है ना। हमारा ब्रेन कभी नहीं सोता है। यदि सो जाता तो वो सपने कैसे आते। तो हमारा ब्रेन तो हमेशा 24 आवर्स काम करते रहता है। भले ही बॉडी हमारी सो रही है, भले ही हमें बाहर से कुछ होश ना हो, फिर भी वो काम करते रहता है। तो विचार हमेशा आएंगे, हम कभी नहीं रोक पाएंगे विचारों को। और विचारों की क्वालिटी दोनों ही प्रकार की रहेगी, अच्छी और बुरी भी। क्या खारा पानी जब जमता है गंदगी पैदा होती है, कि निर्मल पानी जमता है तो भी गंदगी पैदा होती है? हाँ, यदि खारा पानी गिर रहा है, मान लीजिए सॉल्टेड वाटर है, तो गंदगी होती है। जो ऊपर से पानी आता है उसका TDS तो बहुत कम रहता है, उसकी pH वैल्यू बहुत अच्छी रहती है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और जैसे ही वो भूमि के संपर्क में आया तुरंत उसकी pH वैल्यू चेंज हो जाती होती है ना। जो रेन वाटर सबसे हाइजीनिक होता है और हेल्थ के लिए भी सबसे अच्छा होता है। पेट की बहुत सारी बीमारी सिर्फ उस प्योर वाटर के कंजम्पशन से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन वही पानी खेत में मिट्टी में जाकर के कीचड़ का रूप ले लेता है। वही पानी नीम के वृक्ष में जाकर के कड़वा हो जाता है। वही पानी गन्ने के खेत में जाकर के मीठा हो जाता है। वही पानी सर्प के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है। और वही पानी सीप के भीतर जाता है तो मोती का रूप ले लेता है। जल तो वही है, सोर्स तो वही है। हाँ? तो पानी रुकना अच्छा भी होता है कथनचित और बुरा भी होता है। जब वह मोती का रूप ले ले, जब वह मिठास का रूप ले ले, है ना, शुगर केन में कन्वर्ट हो जाए, वही जल जो है मीठे का रूप ले लेता है और वो नीम के वृक्ष में जाता है तो कड़वा हो जाता है। सर्प के मुख में जाता है तो विष के रूप में बदल जाता है। और मिट्टी में मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? पानी रुकना एकांत से खराब नहीं है, विचारों का रुकना एकांत से खराब नहीं है, लेकिन किस स्पॉट पे वो विचार रुक रहे हैं ये हमें जज करना है। यदि वो विचार अच्छे हैं, उसे हमने रोक लिया तो वो हमारे लिए अच्छे साबित हो जाएंगे, उस मीठे गन्ने की भांति, उस मोती की भांति। तो होना यह चाहिए, विचारों को रोकना भी चाहिए। कुछ विचार जो अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। वो एक मोती का रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाएंगे, मिठास का रूप लेकर के आ जाएंगे। लेकिन कुछ विचार हम अपने माइंड के उन छिद्रों में रोकते हैं जहाँ सिर्फ कड़वाहट है, जहाँ सिर्फ मिट्टी है, जहाँ सिर्फ जहरीला वातावरण है ना।
अपने माइंड के कितने पोर्शन होते हैं? एक फ्रंट लोब, बैक लोब होता है। जो बैक साइड होता है वहां शुभ विचार संग्रहित होते हैं, अच्छे भाव वहां से पैदा होते हैं, है ना, साइंस ने प्रूव किया है। जो अपना ब्रेन होता है, जो फ्रंट एरिया होता है, फ्रंट लोब होता है, प्राय वहां से अशुभ विचार पैदा होते हैं। और जो बैक पोर्शन होता है वहां से शुभ विचार, अच्छे विचार पैदा होते हैं। तो हम उन विचारों को सिर्फ यहां रोकते हैं, यहां रोकने की कोशिश नहीं करते। आप गुरु की वाणी को भी जो यहां आना चाहिए उसे यहां लेकर के और रोक लेते हो। ऐसा ही नहीं होता। हमारी बात को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, आपने अच्छे पानी को भी कीचड़ में बदल दिया। विचार अपने आप में विचार होते हैं, विचार ना तो शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। जैसे जल अपने आप में प्योर जल होता है, वो गन्ने के खेत में जाकर के मीठा होता है, नीम के वृक्ष के पास जाकर के कड़वा होता है, सर्प के मुख में जाकर के जहर बनता है। ऐसे है कि नहीं? शब्द अपने आप में न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, बशर्ते हम उन्हें शब्दों के रूप में ले लें, लेकिन हम उन्हें शब्दों के रूप में नहीं लेते हैं। हम उन शब्दों को सुन करके अपने अनुसार, अपने इंटेंशन के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं, है ना? क्यों? क्लासरूम में एक टीचर एक ही शब्द बोलता है, 50 की स्ट्रेंथ है, फिर एक ही बच्चे को बुरा लगता है, और वो सारे शब्द सारे बच्चे सुनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शब्द बुरे होते हैं तो सबको फर्क पड़ना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन एक ही बच्चे को बुरा लगता है, बाकी 49 को बुरा ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा बुरा? शब्द तो वही है। क्यों? आपने सपोज कोई गाली दे दी, अब इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको बुरा लगेगा? कि जो उसे पकड़ लेगा उसे बुरा लगेगा? महाराज जी, जो जिसके लिए बोला जा रहा है वो अपने ऊपर लेगा तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो अपने ऊपर ले लेगा तो उसे बुरा लग जाएगा। नॉट नेसेसरी। जिसके लिए बोला जा रहा है वो पकड़ लेगा तो बुरा लगेगा, यदि वह सुन करके छोड़ देगा तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा। तो शब्द बुरे नहीं होते, हमारा पकड़ना बुरा होता है। समझना इस बात को। जल बुरा नहीं है, वह सर्प के मुख में जा रहा है तो बुरा बन रहा है, खराब हो रहा है, अशुभ हो रहा है। वो नीम के वृक्ष में जा रहा है तो कड़वा हो रहा है। जल तो प्योर है अपने आप में, उसकी पीएच वैल्यू एकदम 7 होती है। हाँ, ना एसिडिक का नेचर का ना एल्कलाइन नेचर का, वो न्यूट्रल है जल। जल अपना अपने सबसे ज्यादा न्यूट्रल यदि होता है तो जल होता है ना। महाराज जी, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कब कितनी चीज पकड़नी है और क्या छोड़ना है? कब कितनी चीज पकड़ना है कैसे डिसाइड करें? आप बताओ, आप कैसे करना चाहिए? चलो, आप क्या सोचते हैं? या तो इग्नोरेंस कर लें कि जो भी चल रहा है, हमें ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जस्ट इग्नोर, तो शायद कुछ हो सकता है। जैसे भैया ने बोला कि सही में ऐसा होता है कि बरसों पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो बहुत समय खा जाती हैं। बरसों पुरानी बातें याद आ जाती हैं, बहुत समय खा जाती हैं। हाँ, हमारा मन है, माइंड है, उसमें स्मृति का विषय तो आएगा ही। आप क्या, हम भी नहीं बच पाते, आचार्य भी नहीं बच पाते, कोई नहीं बच पाता इस शहर का, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता। वो तो आएगा, बस हमें उस कला को समझना है। वो विचार आए, कैसे हम उसे बहाना सीखें, वो रुक ना पाए। कल हमने माइंडफुलनेस के बारे में आप लोगों से कहा था, है ना। माइंडफुलनेस और कुछ नहीं है, वर्तमान में रहने की एक कला है। वो जागृति जिसके भीतर आने लगेगी, वह तुरंत उससे अनअटैच्ड रह करके छोड़ता चला जाएगा। माइंडफुलनेस मतलब उसे सिर्फ हम दूर खड़े होकर के देखने की कोशिश करें,
जैसे वो वृक्ष दिख रहा है, उसकी पत्तियां लहरा रही हैं, हिल रही हैं, वो डगाल हिल रही है, लेकिन वो हमें अफेक्ट कर रही है। हम उसे हिलते हुए देख रहे हैं, उनकी पत्तियों को हिलते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही अपने आप को अपने विचारों से अलग देखने की जो व्यक्ति कोशिश करने लगता है, तो वह उससे अनअटैच्ड रह पाता है, दूर रह पाता है, और उससे जुड़ता चला जाता है, तो वह उस रूप ढलता चला जाता है। मिरर के सामने आप डेली जाते हैं, है ना? आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? आपका रिफ्लेक्शन देखते हैं। आप ये मानते हैं कि मैं इससे भिन्न हूं, है ना? तो जैसे आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हो, थोड़ा सा अपने आप से निकल करके अपने आप को देखने की कोशिश करो। इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करो। ऐसे अपने विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश करो। ज्ञाता दृष्टा भाव लाने की कोशिश करो। और सबसे अच्छा माध्यम है जैन धर्म में जो बताया गया है, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या होता है? काय के प्रति उत्सर्ग का भाव। काय प्लस उत्सर्ग मिलकर के जो वर्ड बना है कायोत्सर्ग। उत्सर्ग मीन्स होता है त्याग देना, काय को त्याग देना, अपनी बॉडी को छोड़ देना। क्या पॉसिबल है? हम जीते जी अपनी बॉडी को छोड़ पाए? पॉसिबल है? बताएं। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है चीज है। जीते जी व्यक्ति अपनी काय को छोड़ दे, इम्पॉसिबल है। फिर भी कहा जा रहा है कायोत्सर्ग करें। अर्थ यह है कि काय के प्रति, जो बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है, ममत्व का भाव है, उसे छोड़ दें, तो वह कहलाएगा कायोत्सर्ग। यानी हम शरीर में ही हैं, शरीर में रहते हुए भी अपने आप को इस शरीर से जो भिन्न देखने की कला सीख लेता है, जिसे कहा जाता है भेद विज्ञान, जिसका प्रकट हो जाता है। भेद विज्ञान में भेद कुछ अलग, वह विज्ञान, वह विशिष्ट ज्ञान, वह वीतराग विज्ञान जिसके भीतर प्रकट हो गया कि मैं इससे भिन्न हूं। तो जैसे हम बाहर की दृष्टि को अपने से अलग देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपने से अलग देखते हैं, ऐसे ही अपनी बॉडी को अपने से अलग देखने की कोशिश करें, अपने मन को, अपने विचारों को अपने से अलग देखने की कोशिश करें, तो फिर वो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। यह प्रैक्टिस, कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस इसीलिए रखी है जैन आगम में, जैन शास्त्रों में जो बताई है, और एक श्रावक के लिए भी बताई जाती है कि उसे भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। लेकिन सब लोगों ने कायोत्सर्ग को नमोकार मंत्र से जोड़ दिया है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो मेरा कायोत्सर्ग हो गया। वहाँ मंत्र है ही नहीं, कायोत्सर्ग में कोई मंत्र नहीं है। कायोत्सर्ग में अपनी ब्रीदिंग को देखना है, श्वासोच्छ्वास को देखना है। वह भी इसलिए क्योंकि श्वास एक हमारा सबसे बड़ा मीडियम है हमारी सोल और बॉडी को जोड़ने का। यदि हम बाहर देखेंगे तो मन को भटकने की संभावना बहुत अधिक रहती है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी ही श्वास को देखने लगता है तो हमें बाहर का कुछ भी इमेजिन नहीं करना पड़ता। जब हम आपसे कहते हैं धारणा बनाना है, विजुलाइज करना है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा अपने माइंड में। हाँ, उस व्यक्ति का विजुलाइजेशन, उस नदी का विजुलाइजेशन, वो जो बाहर की चीज है, बाहर की चीज को अपने भीतर लाने में थोड़ी मेहनत लगती है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी अपनी है, जिसके साथ हम जीवन भर से जीते आए हैं, जिसके बिना हम रह नहीं पाए हैं, उसको में विजुलाइजेशन नहीं करना, उसे सिर्फ फील करना है। जो हमारे भीतर है उसे फील करना बड़ा आसान होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अपने ही श्वासोच्छ्वास को फील करो, देखो। तो जब व्यक्ति अपनी श्वासोच्छ्वास को देखना सीख लेता है तो वह एक ऐसे स्टेज में धीरे धीरे पहुंचता चला जाता है कि अपनी बॉडी में रहते हुए भी बॉडी के प्रति अनअटैच्ड रहना सीख लेता है। तो कायोत्सर्ग करना है, वह श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, सिर्फ उसे देखे।
चला करके कुछ भी सोचे ना। कायोत्सर्ग अथवा वो माइंडफुलनेस डूइंग वाली पोजीशन में नहीं होती है, इट्स बीइंग वाली पोजीशन में होती है। हमें डूइंग से बीइंग की स्टेज में आना है। डूइंग में हम करते हैं परिश्रम, चाहे वो डूइंग फिजिकली हो, वर्बली हो अथवा मेंटली हो, वहाँ परिश्रम किया जाता है। लेकिन कायोत्सर्ग अथवा माइंडफुलनेस में परिश्रम कुछ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ होने रूप होता है, वहाँ एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। तो जो हम हैं उसे हम देखें। देखने का अर्थ उसको अनुभव करें, जाने। वो ज्ञान का भाव, वो दर्शन का भाव, वो ज्ञाता दृष्टा भाव, वो साक्षी भाव, वो एज इट इज, जो है सो है, जैसा है सो है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा। इनडिफरेंस इन सब में। गीता में पंक्ति आती ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, क्यों विकल्प करना। यानी माइंडफुलनेस में, कायोत्सर्ग में निर्विकल्पता की स्टेज, बस देखना, बस होना, बस बहना। जैसे वो नदी का जल बहता है, वो बारिश का जल आ रहा है और बह करके चला जाता है। आपके टेरिस में चद्दर होती, टीन चद्दर होती है, पानी उसमें आता है और बह करके निकल जाता है। कभी भी उस टीन चद्दर में पानी जमता नहीं है, वहाँ कभी कीचड़ नहीं होती है। खैर वो स्लोपी होता है, इस कारण पानी आकर के तुरंत बह करके निकल जाता है। थोड़ा सा अपन अपने विचारों के लिए इस प्रकार का रूप अपना बनाना सीखे कि जो विचार आ रहे हैं आने दे, जाने दे, आने दे, जाने दे, बिल्कुल पकड़ने की कोशिश ना करें। महाराज जी, जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, हाँ, हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि ये भविष्य में हमें प्रभावित करेंगी, हाँ, इसलिए हम उनको पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर हम ये सोचें कि इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, दीज विल जस्ट गेट पास्ड अवे, तो हाँ, उससे शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हर एक चीज को इग्नोर करते जाओ जो प्रेजेंट में चल रही है, तो शायद इग्नोरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। इग्नोरेंस में तो अविवेक है, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। जान करके उससे अनअटैच होना, ये सॉल्यूशन है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम छोड़ देंगे, हम जो हो रहा है होने दो। अब कोई सोच ले कि महाराज जी ने कहा जो हो रहा होने दो, नहीं नहीं, इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। जहां हमें ड्यूटी परफॉर्म करना वो तो करना है। कायोत्सर्ग का मतलब यह नहीं कि आप व्यवहार शून्य हो जाओ। कायोत्सर्ग का अर्थ नहीं कि काय से अलग हो जाओ, काय में रहते हुए काय से अलग होने की भावना कही गई है। शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर उठने की भावना है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठने की। परिवार में आप रह रहे हो, लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन लोगों के साथ रहते हुए भी उनसे अनअटैच्ड रहने की बात, वो कायोत्सर्ग है। अब अलग हो गए तो फिर क्या बचा? वो तो डेड बॉडी है, वो तो शव है, मुर्दा है, उससे थोड़ी कुछ होता है। यानी हमें रहना ही शरीर में है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी ये फीलिंग लाना है कि मैं मन से इससे जुड़ा नहीं हूं। और वे कैसे पॉसिबल होगा? तो एक प्रैक्टिस से होगा। वह सिर्फ ज्ञाता दृष्टा के भाव लाने से, अपने शरीर को देखने से, अपनी श्वास को देखने से, अपने शरीर के इंटरनल पार्ट को सिर्फ देखने से, जो हो रहा है सिर्फ देखते चले जाएं। धीरे धीरे, पहले मन नहीं लगेगा, समझना, लेकिन धीरे धीरे हम ये अभ्यास करते चले जाएंगे तो हमारा थोड़ा थोड़ा मन लगने लगेगा। और आप 2 मिनट भी 5 मिनट भी कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको आपके व्यवहारिक जीवन में नजर आएगा। यानी फिर सिचुएशन चाहे कैसे भी आती रहेंगे, आप उसे थोड़ी देर के लिए सिर्फ देखने वाले हो जाएंगे। फिर बाद में रिएक्शन करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा समय उस समय निकाल दिया तो आपका रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं होगा, आपका रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव होगा। तो चलो उस प्रैक्टिस को करते हैं। बड़ी अच्छी चीज है। 5 मुद्राओं से, 5 मुद्राओं को छोड़ देते, श्वास श्वास से, ओंकार की ध्वनि से सीधे आसन में बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चेहरा सामने की ओर, मुख पे प्रसन्नता, गहरी श्वास।
अपनी श्वास को देखें। बाहर से सारे विकल्पों को हटाते हुए सारा ध्यान अपनी ओर, अपने शरीर की ओर, अपनी आती हुई श्वास की ओर, जाती हुई श्वास की ओर। जो भी हमारे भीतर महसूस हो रहा है उसे साक्षी भाव से सिर्फ देखने की कोशिश करें। वो श्वास तीव्र गति से हम ले रहे हैं उसे भी देखें। वो श्वास नॉस्ट्रिल से एंटर करते हुए भीतर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश कर रही है, हमारे लंग्स में प्रवेश कर रही है। भीतरी दृष्टि लाते हुए उस श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। बाहर से अपने मन को हटाते हुए थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने साथ हो जाएं। अपने शरीर को भी वैसा देखें जैसे दूसरे के शरीर को देखते हैं। अपने ही शरीर से निकलकर इस शरीर को बैठा करके देखने की कोशिश करें। मैं जो हूँ इस शरीर से भिन्न हूँ। मेरी चेतना जानने वाली है, देखने वाली है, फील करने वाली है। ज्ञान स्वरूपो हम। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने शरीर के रूप को देखें। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने श्वास को देखें। यह श्वास ही है जो हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखी है। श्वास के बिना मैं कभी रह नहीं पाया हूँ। बिना बुद्धि के ही मैं श्वास अपने आप लेता हूँ। जैसे इस श्वास को मैं देख रहा हूँ वैसे ही अपने विचार को भी मैं देखता हूँ। मन में उठने वाले विचार आ रहे हैं उस बहते हुए जल की भांति जा रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ता नहीं हूँ, सिर्फ ज्ञाता भाव से, दृष्टा भाव से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ज्ञान स्वरूपो हम। कषाय रहितो हम।
उस श्वास को देखें। नाक से भीतर जाती है, फेफड़ों में जाती है। उन लंग्स को देखें। अपने शरीर के भीतरी ऑर्गन्स को देखने की कोशिश करें। वो ब्लड सर्कुलेट पूरे शरीर में हो रहा है, हृदय से पंप होता हुआ ऊपर की ओर उन आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होता हुआ देखें। बड़े प्रेम भरे भावों से उस खून के संचार को देखें। वो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई, पूरे नर्वस सिस्टम में वो रक्त का प्रवाह, पूरे फेस की उन वेन्स में वो सर्कुलेशन। इस शरीर से समस्त ममत्व को छोड़ते हुए भीतरी हिस्सों को सिर्फ देखने की कोशिश करें। वो खून का प्रवाह नीचे की ओर हृदय से वो स्टमक की लाइनिंग में, वो हाथों के वेन्स से होता हुआ वो अपने पैरों की ओर प्रवाहित होता हुआ, सिर्फ उसे देखें, सिर्फ उसे जानें। जो भी हो रहा है अपने शरीर में, मैं उसे सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मैं अपने मुख को देख रहा हूँ, भीतरी दृष्टि से अपने ब्रेन को देखता हूँ। जो विचार मन में आ रहे हैं, उन विचारों को मैं सिर्फ जान रहा हूँ, उन्हें छोड़ता चला जा रहा हूँ। पानी आ रहा है, पानी बह रहा है, भाव पैदा हो रहे हैं, वे भाव जा रहे हैं। मैं उन इमोशंस को सिर्फ जान रहा हूँ, इस शरीर से बाहर आकर। मैं संसार को वो जैसा है वैसा ही ग्रहण करता हूँ। जो मुझे मिला है मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो है सो है। मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ। ज्ञान स्वरूपो हम मेरी चेतना जो इस ज्ञान से सहित है वह पूर्ण निर्लिप्त है। मेरी चेतना में कोई कर्म नहीं, कोई राग का भाव नहीं।
कोई द्वेष का भाव नहीं, किसी से मुझे कोई द्वेष नहीं। जो मिला है एज इट इज, बिना शिकायत के उन्हें एक्सेप्ट। किसी से कोई राग नहीं, बिना अपेक्षा के पूर्ण कर्तव्य का पालन। ज्ञान स्वरूपो दर्शन स्वरूपो राग रहितो हम। अपने विचारों को देखें, मेरा राग किन किन से है, मैं उस राग को छोड़ता हूँ। किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मैं उस द्वेष के भाव को भी छोड़ रहा हूँ। किसी से कोई शिकायत नहीं, उस दुर्व्यवहार को भी मैं भूलता हूँ, बहने देता हूँ। उस घटना को मैं अपने मन से निकाल रहा हूँ। एज इट इज स्वीकारता हूँ। जो मुझे मिला है कर्म के उदय में मिला है, जो है सो है। दृष्टि अपनी श्वास की ओर, बड़े प्रेम भरे भावों से अपने श्वास को देखें। अपने विचारों को अपने से अलग देखें। वे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सिर्फ उनका जानने वाला, देखने वाला। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है,
हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों से। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की।